मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूं, जैसे मैं कहा मेरा नाम निरूप रेड्डी है और वहां पर मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, सीनियर एडवोकेट हूं सुप्रीम कोर्ट में। तेलंगाना का, हैदराबाद का, हम 10 साल 2004 से लेके 14 तक तेलंगाना का अलग राज्य को लेके हमने मूवमेंट चलाया है। और अब आज हम जो है ये जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनके जो स्टेट डिमांड्स है, स्टेटहुड डिमांड्स है, उनसे सॉलिडेरिटी अपना जो है तेलंगाना की तरफ से उनके साथ हमारा सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए हम आज यहाँ मौजूद है। मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, जैसे मैं कहा मेरा नाम निरूप रेड्डी है और वहाँ पर मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ, सीनियर एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में। ये नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स ये 1991 से चला आ रहा है। जॉर्ज फर्नांडस, पी ए सांगमा ये लोग इसको स्टार्ट किए थे। नाम अलग था, तब इंडियन नेशनल फ्रंट फॉर स्मॉल स्टेट्स करके था। जब तेलंगाना वाले इसमें जुड़े, जब तेलंगाना बनेगा तो 4 करोड़ का राज्य बनेगा, तो इसमें जो है 4 करोड़ का जो आबादी है वो कोई स्मॉल स्टेट नहीं होता। तो इसलिए हमने इसको चेंज करके नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट्स बनाया है। तो आप जानते हैं जब भारत बना तो यहाँ पर 5 या 6 स्टेट थे अंग्रेज़ के नीचे, बड़े बड़े राज्य थे और बड़े बड़े जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो बड़े बड़े 5 या 6 थे, लेकिन 500 से अधिक छोटे छोटे रजवाड़े थे। इन सबको एक कर कर जब भारत बनाया गया तो आर्टिकल 3 के तहत संविधान में आर्टिकल 3 कहता है कि बाहर के बाउंड्री बदल नहीं सकते, लेकिन अंदर के बाउंड्री आप कितने भी बना सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, छोटे कर सकते हैं या छोटे छोटे राज्यों को एक करके एक बड़ा राज्य बना सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी रहा है। लेकिन 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, ये भाषा आधार पर इन्होंने इसका बंटवारा किया, राज्य बने। लेकिन आज भारत को किसी तरह का बाहर से खतरा नहीं है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा आज प्रॉब्लम्स आ रहे हैं महाराष्ट्र और कर्नाटका को लेके, असम और मेघालय को लेके, तेलंगाना और आंध्रा को लेके। ये इंटरनल बाउंड्रीज तय करने के लिए जैसा स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रहा 56 में, एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में कहा गया था कि एक बाउंड्री कमीशन रहना चाहिए, क्योंकि आप भारत को एक बना दिए लेकिन जो इंटरनल बाउंड्रीज है इसको आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया, आपके पास समय नहीं था। लेकिन अब एक परमानेंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठना चाहिए और ये जितने भी इंटरनल बाउंड्रीज है इन सबको आप जो है बाउंड्री बना के छोटे बनाना हो, बड़े बनाना हो, नाम बदलना हो, ये काम करना चाहिए। तभी भारत जो है मजबूत बनेगा। व्हाट वी डिमांड टुडे इज न्यू स्टेट्स फॉर न्यू इंडिया, न्यू स्टेट्स फॉर ए स्ट्रॉन्गर इंडिया। सर, जो इमीडिएट इफेक्ट या इमीडिएट फायदा आप क्या देख रहे हैं नए स्टेट्स बनने से? लगा तुरंत जो आपको एकदम फायदा मिलेगा वो क्या होगा? फायदा क्या फायदा, एक राज्य उत्तर प्रदेश 12 करोड़ का होता है और तेलंगाना 4 करोड़ का होता है। हमारा पॉपुलेशन कम है। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में भी प्रॉब्लम आ सकता है। साउथ इंडिया का पॉपुलेशन कम है, साउथ इंडिया का डेवलपमेंट बहुत आगे है, लेकिन फंड जो है पूरा नॉर्थ इंडिया को जाता है। तो फंड कोई भी स्टेट हो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। वो 60 स्टेट बने, 70 स्टेट बने, 100 स्टेट बने, कोई भी स्टेट। अगर आज आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो छोड़ो, बीजेपी गवर्नमेंट सरकार है, ये बीजेपी गवर्नमेंट आरएसएस चलाता है। आरएसएस अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए भारत को कितना डिवीजन बनाया? 56 डिविजन्स। अगर आपको एक संस्था को चलाने के लिए 65 जो है 56 अगर डिवीजन बना के आप आपका संस्था चला रहे, देश को 56 राज्य क्यों नहीं बनाते हो? बहुत ही वाजिब सवाल है सर आपका। इमीडिएट क्या भाषा के आधार पर ही होगा राज्यों का पुनर्गठन या कोई अन्य भी देखना चाहिए? क्राइटेरिया क्या हो, बेसिक क्राइटेरिया क्या हो आपकी नजर में? नहीं, हमारे जो है हम लोग अटके हुए हैं, इतिहास में अटके हुए हैं। 1910 में 1905 में कर्जन ने बंगाल को अलग किया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को। तब उन्होंने कहा कि जो भाषा बोलेंगे उनका एक आज राज्य रहेगा करके हमने 1928 में नेहरू कमीशन, मोतीलाल नेहरू कमीशन ने कहा कि जब भारत को स्वतंत्रता मिलेगा तो भाषा आधार पर हम इसको करेंगे। बंगाल जैसा हम
करजन जैसा बंगाल को डिवाइड करे, हम भाषा आधार पर डिवाइड नहीं होने देंगे। लेकिन मैं पूछता हूं, तेलंगाना और आंध्रा दोनों तेलुगु बोलते हैं, तो एक भाषा रह के भी अलग राज्य रह सकते हैं। ये अंबेडकर ने कहा, देयर कैन बी मेनी स्टेट्स विथ वन लैंग्वेज। मैनी स्टेट्स विद वन लैंग्वेज। मुनीष सर, क्या कहेंगे आप? बहुत गंभीर बात उठाई सर ने, प्रश्न किया कि भाषा का कोई मतलब है नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या क्या फैक्टर हैं जिससे आपको लगता है कि नए स्टेट्स बनने के लिए होने चाहिए? और दूसरी बात, गोरखालैंड की बात हो रही है जैसा, तो थोड़ा उसमें संक्षिप्त इतिहास भी बताइए उसका कि किस तरह से मूवमेंट चला। निरूप जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाषा ही एकमात्र क्राइटेरिया नहीं हो सकता। हाँ, भाषा एक क्राइटेरिया है, मगर हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि उस देश की, उस प्रांत की जो डिस्टिंक्ट कल्चर और डिस्टिंक्ट हिस्ट्री है। जैसे गोरखालैंड के बारे में आपने मुझे पूछा, तो गोरखालैंड क्षेत्र जिस जगह में हम लोग मांग रहे हैं वो इस समय वर्तमान बंगाल में है, मगर बंगाल के साथ उसका जो इतिहास है या जो उसका कल्चर है या जो उसकी संस्कृति है, उसका कोई भी मेल नहीं खाता। हमारा इतिहास अलग ही इतिहास है, बंगाल का इतिहास अलग ही इतिहास रहा है। हमारी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, हमारी एक डिस्टिंक्ट वजूद है, हमारी एक डिस्टिंक्ट पहचान है और हमारी एक डिस्टिंक्ट हिस्ट्री है, अलग इतिहास है, और हमारा कल्चर भी अलग है, हमारी भाषा भी अलग है, सब कुछ अलग है, हमारी ज्योग्राफी भी अलग है। इवन गोरखा रेजिमेंट भी है आज देश के अंदर। जी, गोरखा रेजिमेंट जो है वो तो मुद्दा अलग है। मेरे कहने का मतलब हमारा ये डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, डिस्टिंक्ट हिस्ट्री है, और ये सब के कारण हम चाहते हैं कि हमारा गवर्नेंस भी इस कारण से अलग से हो। नए राज्य बनाने का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट माप है।